नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके सामने पेश करता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें दोस्तों। दोस्तों सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि रेलवे डिपार्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का जैसा कि आपको पता है कि विश्व भूगोल पे हमारा पहले डीपली डिस्कशन चलता है, उसके बाद हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए विश्व का भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्वत और मैदान। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों पर्वत क्या होता है? पर्वत की बात करें तो पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। बात समझ आई दोस्तों? पर्वत या पहाड़ जो होते हैं वो पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा उठा हुआ हिस्सा होता है जो ज़्यादातर क्या होता है कि आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। बात समझ में आ रही? एक समूह जुड़ा होता है, छोटा बड़ा ऐसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों पर्वतों का वर्गीकरण। तो दोस्तों पर्वतों के वर्गीकरण की बात करें तो पर्वतों को अधोलिखित आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है स्थल स्थित पर्वत। स्थल स्थित पर्वत की बात करें तो इसको दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर यानी पर्वतों का विस्तार स्थलीय एवं सागरीय भाग दोनों में पाया जाता है। इस आधार पर पर्वतों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि पहले स्थल स्थित पर्वत है और फिर उसको स्थिति के कई डिपार्ट दो श्रेणी में बांटा जा सकता है स्थिति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पहला है स्थिति के आधार पर। अब स्थिति के आधार के अंतर्गत इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है तटीय पर्वत। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तटीय पर्वत की बात करें दोस्तों तो इस प्रकार के पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर महासागरों के समांतर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो महाद्वीपों के किनारों पर महासागरों के समानांतर में पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज और पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वत। दूसरा है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एंडीज पर्वत और यूरोप के दक्षिण किनारे पर अल्पाइन पर्वत समूह तथा अफ्रीका के उत्तर पश्चिम किनारे पर एक एटलस पर्वत आदि। ये सब क्या है? तटीय पर्वत हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तटीय पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज और पूर्वी तट पर क्या है? अपलेशियन पर्वत है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर जो एंडीज पर्वत है वो भी तटीय पर्वत का उदाहरण है। यूरोप के दक्षिण किनारे पर अल्पाइन पर्वत समूह और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम किनारे पर एक जो एटलस पर्वत है वो भी क्या है? तटीय पर्वत है। अगला है प्यारे दोस्तों आंतरिक पर्वत। इस श्रेणी के पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, यथा यूराल पर्वत, वाजसेस पर्वत तथा ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय पर्वत, कुनलुन, ध्यान शान, सिंगलिंग शान और अल्ताई आदि। ये सब क्या है? आंतरिक पर्वत है प्यारे दोस्तों। अगर आंतरिक पर्वत की बात की जाए तो क्या होगा? यूराल पर्वत, वाजजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय पर्वत, कुनलुन, ध्यान शान, शिंगलिंग शान और अल्ताई। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्यारे दोस्तों सागर स्थिति के आधार पर। पहले स्थल स्थिति के आधार पर, अब सागर स्थिति के आधार पर। ये क्या है? अनेक पर्वतों का विस्तार सागर, द्रोणियों तथा महाद्वीप निमग्न तटों पर पाया जाता है। इनमें से अधिकांश पर्वत जल से नीचे, परंतु कुछ सागर स्थित पर्वत जल सतह के ऊपर भी विद्यमान है। यथा हवाई द्वीप का मोनाकी पर्वत सागर तल से 4200 मीटर तथा
सागर नितल से 9140 मीटर ऊंचा है। तथा इटैलियन पर्वत समूह की बात करें तो सागर तल से 3000 मीटर, लेकिन सागर नितल से 8400 मीटर ऊंचा है। सागर तल से कितना ऊंचा है? 3000 मीटर। और सागर नीतल से कितना ऊंचा है? 8400 मीटर ऊंचा है। अब देखते हैं निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर प्यारे दोस्तों। चलिए, निर्माण की क्रिया के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं प्यारे दोस्तों, तो पर्वतों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचुआ की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निस्तृत पदार्थ यानी उससे निकलने वाले पदार्थ, अपरदन के प्रभाव तथा स्थल के आधार आदि का सहयोग रहता है। ज्ञातव्य है कि एक पर्वत के निर्माण में एक से अधिक शक्तियों का सहयोग हो सकता है, परंतु उनमें से कोई एक शक्ति सर्वाधिक प्रबल होती है। इस आधार पर पर्वतों को निम्न रूप में विभाजित किया गया है। यानी कि पर्वतों के निर्माण और विकास में मुख्य रूप से कौन भागीदार होता है? संपीड़न की शक्ति, खींचुआ की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार और उससे निकलने वाले पदार्थों का जमाव होने की शक्ति, अपरदन का प्रभाव तथा स्थल के आधार आदि का सहयोग होता है। ये हमको पता है। ज्ञातव्य है कि एक पर्वत के निर्माण में एक से अधिक शक्तियों का सहयोग हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई एक शक्ति जो होती है वो सबसे अधिक प्रबल होती है। इनमें से कोई एक शक्ति सबसे अधिक प्रबल होगी। इस आधार पर पर्वतों को निम्न वर्गों में या निम्न रूपों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है दोस्तों? वलित पर्वत। आइए देखते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। बात समझ में आई दोस्तों? जब चट्टानों में क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उसमें मोड़ पड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोड़दार वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक फैले हुए यानी विस्तृत पर्वत हैं, जैसे हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, राकी और एटलस। फिर सभी वलित पर्वत जो है एक समान नहीं होते, परंतु उनमें कई ऐसी उभय विशेषताएं होती हैं कि उन्हें अन्य पर्वतों से अलग किया जा सकता है। बात समझ आई? सभी पर्वत क्या होते हैं? एक समान नहीं होते और उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर उन पर्वतों से उन्हें अलग किया जा सकता है। आगे है, ये भूत के नवीनतम पर्वत हैं, यानी पहले के नवीनतम पर्वत हैं, पहले से नवीनतम पर्वत हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला है, इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। इनका निक्षेप सागरी या जली भागों में हुआ था। यही कारण है कि इन चट्टानों में सागरी जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, वलित पर्वतों के निर्माण न केवल उथले परंतु लंबे तथा संकरे सागर में हुआ। इस प्रकार के जली भाग को भूसन्नति कहा जाता है। अगला क्या कह रहा है कि वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आधार पर पाए जाते हैं, जिनका एक ठीक है प्यारे दोस्तों, वलित पर्वत क्या है? मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं, जिनका एक ढाल अवतल तथा दूसरा ढाल उत्तल होता है। जैसे हिमालय का जो आकार है वो तलवार के रूप में है, जिसकी उत्तरी किनारा अवतल तथा दक्षिण किनारा उत्तल है। अगला है, अत्यधिक अपरदन के कारण इन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चावच में विलोम या व्युतिक्रम हो सकता है। दोस्तों पहला था वलित पर्वत और दूसरा आएगा आपका ब्लॉक पर्वत। आइए इसको भी समझ लेते हैं। ब्लॉक पर्वत की बात करें दोस्तों तो अवरोधी ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है। खिंचुआ के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिसके कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। बात समझ में आई? धरातलों कुछ भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं उस दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। आगे है, चूंकि अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इन्हें भ्रंशोत्थ ठीक है भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। इनका आकार मेज के समान होता है, जैसे वाजेस रेंज जो कि यूएसए में है, यूरोप महाद्वीप के राइन नदी, ब्रुजोन्स घाटी के पश्चिम में वाजेस तथा पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान तथा सियरा निवेदा कैलिफोर्निया आदि। ठीक है।
तीसरा पड़ता है आपका दोस्तों संग्रहित पर्वत। पहला क्या है वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत की बात करें तो धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहा जाता है। धरातल पर जो मिट्टी है, मलबा है या जो निकलने वाला लावा है, उसके निरंतर जमा रहने से जो पर्वतों का इकट्ठे हो जाते हैं और निर्मित उससे पर्वत बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं संग्रहित पर्वत। वास्तव में ज्वालामुखी के उद्गार से निश्चित निकलने वाला लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख चूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध संग्रह के फलस्वरूप संग्रहित पर्वतों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं प्यारे। आगे कह रहा है कि इस प्रकार से इन्हें ज्वालामुखी भी कहा जाता है, जैसे सस्ता, हुड तथा रेनियर जो कि यूएसए में है, मेयान फिलीपींस में है, फ्यूजियामा जापान में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, पोपोकैटीपेटल जो है मैक्सिको में है, विसुवियस इटली में है तथा एकाकागुआ चिली, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे दोस्तों अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि सबसे पहले जो नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी, उसका ये लक्ष्य है कि सबसे पहले हम आपको डीपली उसका नॉलेज दे सकें, उसके बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगला है गुंबदाकार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातली भाग में चाप के आकार के उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदाकार पर्वत कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लॉक हिल्स, विंघांस, सिनासती उभार तथा हेनरी पर्वत। बात समझ में आ रही है दोस्तों। गुंबदाकार पर्वत की बात की जा रही है तो जब पृथ्वी के भाग के चाप के आकार के उभार होने से धरातली भाग क्या होता ऊपर उठता है तो गुंबदानुमा पर्वत कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लॉक हिल्स, इंसास, सिनसिनाती उभार तथा हेनरी पर्वत। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अवशिष्ट पर्वत की। अपर्दन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपर्दित होकर अवशिष्ट के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो उन्हें अवरोधक या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ आदि। दोस्तों याद रखिएगा कि अवशिष्ट पर्वत के जो उदाहरण हैं वह आपका कौन सा हो सकता है, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़ और पारसनाथ। अब देखते हैं जटिल पर्वत। जब किसी पर्वत में कोई पर्वतों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहा जाता है। वास्तव में इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण पूर्ण रूप से अग्नि चट्टान या रूपांतरित चट्टान या बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित अवसादी शैल से होता है, या इनमें कई के मिश्रण से होता है, जैसे सियरा निवेदा जो कि अग्नि चट्टान है, व्हाइट पर्वत यूएसए में है तथा एनाकोंडा अग्नि रूपांतरित यूएसए आदि। बात समझ में आई दोस्तों। ये आपके सब जटिल पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत क्या है, देखिए पर्वतों के नाम है वलित पर्वत और सर्वोच्च चोटी। आइए देखते हैं। हिमालय पर्वत की बात करें तो ये एशिया का हिमालय पर्वत है, और वलित पर्वत क्या है, एशिया है। सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है, माउंट एवरेस्ट। आल्प्स की बात करें तो मध्य यूरोप, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। ठीक है। एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ है प्यारे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में, और ये काकागुआ में। यूराल पर्वत की बात करें तो ये एशिया यूरोप में है, और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा नैरोड नाया। अपलेशियन पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में है, और इसका सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। तियनशान की बात करें तो ये एशिया में है। नानशान की बात करें तो चीन, ये भी एशिया में है, और स्टेनोबोई की बात करें तो ये रूस, एशिया में है। एटलस पर्वत की अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, और इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है जेबल टाउब्लाक। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों खंड पर्वत के बारे में। वाज सेज क्या है, ये फ्रांस में है। ब्लॉक पर्वत की बात करें जर्मनी यूरोप में है। विंध्य पर्वत की बात करें भारत एशिया में है। सतपुड़ा की बात करें तो भारत एशिया में है।
सिएरा निवेदा की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये से उत्तरी अमेरिका में है। हार्ज की बात करें तो ये जर्मनी में पड़ता है, और जर्मनी कहाँ, यूरोप में। साल्ट रेंज पाकिस्तान एशिया में है। रुवेनजोरी कहाँ है, युगांडा अफ्रीका में। तो ये था प्यारे दोस्तों खंड पर्वत। आइए अब देखते हैं गुमदाकार पर्वत के बारे में। गुमदाकार में प्यारे दोस्तों आपका हेनरी पर्वत जो कि यूएसए में है। ब्लैक हिल्स जो है आपकी दक्षिण कोटा यूएसए में है। इंडी एडी राउंडेक ये कहाँ है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल्स कहाँ है, दक्षिणी डकोटा यूएसए में है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो मोना लुआ कहाँ है, हवाई द्वीप समूह यूएसए, और ये क्षारीय लावा से निर्मित होते हैं। फ्यूजीयामा की बात करें तो ये जापान, अम्लीय लावा से निर्मित होते हैं। पोपा पर्वत की बात करें म्यांमार में है और ये अम्लीय लावा से निर्मित है। विसुवियस इटली में है। रेनियर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। शास्ता कहाँ है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विभिन्न महाद्वीप की बात करें, एक महाद्वीप है, पर्वत है और अवस्थिति। एशिया महाद्वीप ये माउंट एवरेस्ट इसका पर्वत है, और ये कहाँ स्थित है, नेपाल तिब्बत में। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। दक्षिण अमेरिका कहाँ है, एक अकागुआ पर्वत पड़ता है इसमें, और ये अर्जेंटीना में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो पर्वत है वो मैकिनले है, और ये अमेरिका यानी अलास्का में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसमें जो पर्वत है वो किलिमंजारो है और तंजानिया में स्थित है। यूरोप की बात करें तो एल्ब्रुस पर्वत रूस है। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो विसन मोसिफ है, विंसन मैसिफ भी कह सकते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्वत है वो कोयुस्को है, और ये न्यू साउथ वेल्स में स्थित है प्यारे दोस्तों। इसकी ऊंचाई 2,228 मीटर है। विंसन मोसिफ की है वो 5,140 है। एल्ब्रुस पर्वत रूस की 5,642 है। किलिमंजारो की जो ऊंचाई है प्यारे दोस्तों वो है 5,895। चलिए आगे देखते हैं मैदानों के बारे में। मैदान प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलखंड होते हैं। यह धरातल के द्वितीय श्रेणी के सभी उच्चावचों में सर्वाधिक स्पष्ट एवं सरल होते हैं। ये 500 से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग होते हैं। मैदानों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि मैदान सागर तल के ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन बड़ा मैदान जहाँ अपने समीपवर्ती अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से ऊंचा है। वहीं जॉर्डन घाटी तथा हॉलैंड के मुल्डर मैदान जो हैं वो समुद्र तल से भी नीचे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। मैदान का ढाल मंद तथा सागर तट की ओर क्रमशः कम होता जाता है। ये किसमें, मैदान की विशेषताएं बताई जा रही। आगे दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के फलस्वरूप स्थल रूप के अंतर्गत मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा निर्मित मैदान को तृतीय श्रेणी के स्थल रूपों में सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन और निक्षेप द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं वो तृतीय श्रेणी में आते हैं और इनको स्थल रूपों में सम्मिलित किया जाता है। मैदानों को सभ्यता का पालना की उपमा प्रदान की गई है। दूसरा है भूपटल के लगभग 41% भाग पर मैदान विस्तृत है। याद रखिएगा कितने भागों मैदान पर मैदान है, 41% भाग पर। अब देखते हैं दोस्तों निर्माण और विकास की विभिन्न विधियों के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। पहला है पटल विरूपणी मैदान। ये क्या है, भूपटल के उत्थान तथा अवतलन के द्वारा ऐसे मैदानों का निर्माण होता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेस अधिसागरीय भाग के उत्थान के कारण निर्मित हुए। भारत का कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तटीय मैदान अवतलन और निक्षेपण द्वारा निर्मित हुए हैं। दूसरा है अपर्दन मैदान। अपर्दन मैदान की बात करें तो भूपटल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने के लिए अनेक परिवर्तनकारी शक्तियां जैसे नदी, हिमानी, पवन अपर्दन द्वारा विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती है। फलस्वरूप वहाँ अपर्दनात्मक मैदान बन जाता है जिसे अधोलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संप्रदाय मैदान। संप्रदाय मैदान की बात करें प्यारे दोस्तों तो नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों में सर्वप्रथम पेनी प्लेन मैदान नदियों अपने अपर्दन चक्र का अंतिम अवस्था में उच्च स्थलखंड पहाड़ पठार को काटकर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें पेली प्लेन कहते हैं। इनके बीच बीच में कठोर शैलों के कुछ अवशिष्ट दिखाई पड़ते हैं जिन्हें मनीड नाग कहा जाता है। भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन आदि इसके उदाहरण हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जो अवशिष्ट दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम मोनेड नॉक कहते हैं। ठीक है, अगला है हिमानी निर्मित पर्वत। इसकी बात की जाए तो हिमानी अपने अपर्दन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती है जैसे फिनलैंड तथा स्वीडन के मैदान।
पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 4 बार हिमानी का प्रवाह निरूपित किया गया है। शक के हिमानीकरण के कारण कनाडा एवं यूएसए में अनेक हिमानी मैदानों का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कास्ट के मैदान के बारे में प्यारे दोस्तों। कास्ट के मैदान क्या है? तो चूना पत्थर वाली शैलों पर जल का प्रवाह होने से अपरदन एवं घुलनशील के कारण संपूर्ण भूभाग का एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जो भूभाग है वो एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इससे कास्ट मैदानों की उत्पत्ति होती है। जैसे यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, फ्लोरिडा, नुलारबोर, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तथा युकांटन का क्षेत्र, भारत में चित्रकूट एवं अल्मोड़ा के कास्ट मैदान। चौथा है मरुस्थलीय मैदान। इसका निर्माण विश्व के मरुस्थलीय भागों में वायु की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। चलिए अब आता है निक्षेपात्मक मैदान। अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से अपरदित पदार्थों को परिवाहित करके उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से ऐसे मैदान की उत्पत्ति होती है, निक्षेपात्मक मैदान की। विश्व के अधिकांश मैदान इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं। निक्षेप के साधनों एवं स्थान के नाम पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मैदान। तो ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए निक्षेपों के जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। ये मैदान काफ़ी बड़े क्षेत्र पर विस्तृत एवं बहुत उपजाऊ होते हैं। विश्व के अधिकांश बड़े मैदान जलोढ़ मैदान ही हैं, जैसे मिसिसिपी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नीली नदी का मैदान, वोल्गा डेन्यूब का मैदान तथा यांगटीसी यांग का मैदान। अगला है अपोड़ मैदान। ऐसे मैदानों की रचना पर्वतीय भागों से हिमानियों के नीचे उतरते समय अनेक उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के जमाव से होती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भागों का मैदान। अगला है झीलों में गिरने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए पदार्थों का उनमें निक्षेपण होते रहने से कालांतर में वे सूख कर उपजाऊ मैदान के रूप में बदल जाते हैं। यूएसए के कनाडा, यूरोप में ऐसे मैदान पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों लावा का मैदान। तो लावा का मैदान ऐसे मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। ऐसे मैदानों में खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण वे उपजाऊ होती है, जैसे भातर का प्रायद्वीपीय भाग और पेंटागोनिया का लावा निर्मित मैदान इसका मुख्य उदाहरण है। पांचवा आपका आता है दोस्तों लोएस मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण भवन के अपरदनात्मक कार्यों के बाद किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाया गया बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। ऐसे मैदान समतल, विस्तृत तथा मरुस्थलीय भाग से दूर निर्मित होते हैं। चीन के शेशी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलों में आई हुई रेत आदि के निक्षेपित होने से चीन के प्रसिद्ध लोएस के मैदान का निर्माण हो गया है। बात समझ में आई दोस्तों? शेशी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलों से लाई गई रेत आदि के निक्षेपित होने से चीन के प्रसिद्ध लोएस के मैदान का निर्माण हुआ है। पूर्ण तथ्य देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। पवन द्वारा घर्षित मैदान के उदाहरण सहारा की रेग, सीरियर तथा हमादा हैं। हमादा वास्तव में पवनों का नग्नीकृत चट्टानों का सपाट भाग होता है जो कि अधिक विस्तृत है। अगला है दोस्तों मरुस्थलीय भागों। मरुस्थलीय भागों में पर्वतीय ढालों पर जल द्वारा अपरदन के कारण अवतल ढाल वाले स्थल रूप को पेडिमेंट कहा जाता है। इससे निर्मित मैदान को पदस्थली कहते हैं। नदी द्वारा निर्मित मैदानों में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला है गिरिपथ जलोढ़ मैदान, दूसरा है बाढ़ मैदान, तीसरा है डेल्टा मैदान। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला क्या कहें दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला कह सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पर्वत और मैदानों से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछे जाते हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो इससे फटाफट से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।